दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे आई होप। कल हम लोगों ने एक पोएम पढ़ी थी द सन राइजिंग। आज उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मैं नोट्स लेके आया हूँ, मतलब एक तरह से प्रोटोटाइप। इसमें आप चीजें और जोड़ सकते हो, है ना। अच्छा हाँ, मैं पढ़ाऊँ तो पीछे से अगर कोई शोर आए लाइक बच्चों के चिल्लाने की, छोटे-छोटे बच्चे जैसे कोई बच्ची चिल्ला रही है वगैरह, तो इग्नोर करना। ऐसा आ सकता है कि घर में जब वीडियो बनाएंगे तो बच्चों का शोर आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान मत देना। तो देखो, शुरू करते हैं हम इसको। जो मैंने एक बेसिक में नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, इसे फाइनल ना समझना। इसमें अपनी तरफ से ऐड करना चीजें, और है ना। ये फाइनल आंसर नहीं है, ये मेरी तरफ से मैं एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप लिख सकते हो, उसमें आप और भी बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हो। यही फाइनल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ। अच्छा देखो, एक चीज और कल मैंने बताया नहीं आपको, सनराइजिंग का जो टाइटल है ना, इसमें जो सन की स्पेलिंग है SUNNE कर रखा है। एक्चुअल में है ना, ये ओल्ड इंग्लिश है। मिडिवल टाइम में ओल्ड इंग्लिश लिखी जाती थी, तो उसमें ये इस तरह की स्पेलिंग यूज होती थी, ठीक है। इसलिए कई बोलते हैं कि सर ये स्पेलिंग गलत लिख रखी है, SUN सन होता है। नहीं, एक्चुअल में SUNNE सन ही लिखा था राइटर ने टाइटल में, और ये इसलिए था कि उस टाइम पे ओल्ड इंग्लिश थी। ओल्ड इंग्लिश कहने का मतलब ये है कि ऐसा है कि आज की जो इंग्लिश है और उस टाइम की इंग्लिश में अंतर था। ये एक डायलेक्ट की तरह है, जैसे बोली होती है प्रॉपर हिंदी, और एक आप बोली बोली जैसे मारवाड़ी बोली है ना। तो मारवाड़ी चलो भाषा ही बन गई एक तरीके से, इसकी लिपि भी अलग से। जिसकी लिपि नहीं होती वो बोली होती है, खड़ी बोली है ना, इस तरह से। तो जो बोली होती है ना, उसमें इंग्लिश में एक बोली है, एक डायलेक्ट। इंग्लिश की भी ऐसे बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं, उनमें से इस डायलेक्ट में ये लिखा गया है एक्चुअल में टाइटल द सन राइजिंग। इवन द पोएम उस तरह की डायलेक्ट में लिखी गई है, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन पाते हैं। इंट्रोडक्शन तो जैसे मैंने आपको कल दिया कि जॉन डन एक फेमस इंग्लिश पोएट है, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। लव रिलीजियस सोनेट्स लिखने के लिए फेमस थे, और सॉन्ग्स इन सोनेट्स कलेक्शन में ये पोएम इंक्लूड की गई थी। कौन सी? द सन राइजिंग, जो कि, और ये पोएम एक तरीके से आप बोल सकते हो पार्ट है कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का, जो कि उन्होंने पोस्टhumously पब्लिश हुई थी। मतलब उन्होंने क्या, मतलब उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद में 1633 में ये पब्लिश हुआ था कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट, उसी में ये उसका हिस्सा थी। मतलब सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है भाई? सेंट्रल आइडिया ऐसा है कि एक मेटाफिजिकल पोएम है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएम है, मेटाफिजिकल लव पोएम है इनफैक्ट, है ना। और इसमें एक तरह से पोइट अपने बता रहा है कि वो अपनी वाइफ से, अपनी प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वह नहीं चाहता कि कोई भी उनको डिस्टर्ब करे लव मेकिंग में, ठीक है। तो क्या होता है कि अब सूरज सुबह उग गया, रोशनी दे रहा है सूरज, तो क्योंकि वो नहीं चाहता कि सन उसे उनको मतलब डिस्टर्ब करे लव मेकिंग में। सो बेसिकली पोएट के अनुसार क्या है कि लव सबसे पावरफुल फोर्स है पूरे संसार में, जिसके अंदर मतलब सब चीज समाहित है, सब कुछ उसी के अंदर आता है, लव के अंदर ही। तो इस अजम्पशन को मानते हुए, मतलब इस अजम्पशन को कंसीडर करते हुए पोएट डांटता है, स्कोल्ड करता है। क्या करता है? डांटता है सन को कि भाई तुम हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो ये एक तरह सेंट्रल आइडिया पूरी पोएम का, एक तरह से बोल सकते हो आप कि भाई लव मेकिंग में इन्वॉल्व है पोएट और उनकी बिलवड, और इस दौरान सुबह हो जाती है तो वो एक तरह से जगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस ये बात पोएट को रास नहीं आती है, वो फिर पूरे सन को एक तरह भाषण सुनाता है ढंग से कि हाँ, तुम जो ये काम कर रहे हो, तुम्हें किसी और, मतलब तुम्हें अपनी ड्यूटीज मतलब किसी और की तरफ निभानी चाहिए। कह सकते हो फार्मर्स को जगाओ, बच्चों को जगाओ जिनको स्कूल जाना है, कोर्टमैन को जगाओ जिनको हंट मतलब हंट पे जाना है राजा के साथ में, हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये पूरा एक तरह से सेंट्रल आइडिया है। अब देखो, थीम थीम क्या है? अथॉरिटी ऑफ लव। लव की अथॉरिटी बताइए कि भाई लव सबसे बड़ी फोर्स है दुनिया में, ये दिखाया गया है कि यही पोएम की मेन थीम भी है कि भाई ये जो होल वर्ल्ड है ना, ये एक तरीके से लवर यानी पोएट और उसकी बीलवर जो वाइफ है उसके रूम में एग्जिस्ट करता है पूरा वर्ल्ड जो है। जो लवर्स होते हैं वो एक्चुअली पूरे संसार को अपने अंदर समाहित होते हैं, अपने कमरे के अंदर ही समाहित करे होते हैं, यानी लवर के कमरे में पूरा संसार समाहित होता है, ऐसा थीम दिखाया है। और उनके पास सारी हैप्पीनेस होती है लवर के, बाद में सारी शक्ति भी वर्ल्ड की उनके पास ही होती है, उनके चार दीवारी के अंदर ही कमरे बेडरूम की चार दीवारी के अंदर ही सारे संसार की खुशियां, सारी शक्तियां उनके पास ही हैं, और वही रूलर हैं इस वर्ल्ड के। तो ये एक तरह से अथॉरिटी ऑफ थीम दिखाई गई है, और ये मेन थीम है इसकी। एक नेचर की थीम भी है कि पोएम के अंदर ये सन जो है ना वो पावर सोर्स है पूरे वर्ल्ड का, है ना, एकदम पता ही है, एनर्जी का सोर्स है सन। और जो पूरे संसार का जो शेड्यूल है, मतलब हमारा जो शेड्यूल है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? सन के अकॉर्डिंग चलता है, और सन के पास ही अल्टीमेट अथॉरिटी है कि कब दिन शुरू होता है कब दिन समाप्त होता है। एक तरीके से हम यही मानते हैं ना, सूरज उग गया तो दिन शुरुआत हो गई, सूरज छिप गया दिन खत्म हो गया। तो ये एक नेचर की थीम भी इसमें ली गई है पोएम के अंदर। अब देखो, इसके बाद में हम लोग आते हैं फिगर ऑफ स्पीच पर।
कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की है? देखो सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन, सूरज का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी निर्जीव वस्तु व्यक्ति को, मतलब सॉरी व्यक्ति किसी कोई निर्जीव निर्जीव वस्तु या जानवर या ऐसी किसी भी चीज को, मतलब जिसमें जान ना हो, उसको इंसान की तरह दिखाना, पर्सन की तरह दिखाना, एक तरह से ऐसे ऐसे ट्रीट करना कि सामने वाला जो निर्जीव चीज है वो एक पर्सन है, व्यक्ति है, तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब रिपीटिशन, लगातार रिपीटिशन हो रहा है कुछ वर्ड्स में एक व्यंजन का रिपीटिशन हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिस बेड दाई सेंटर इज दीज वॉल्स दाई स्फेयर, इसमें द क्या है? व्यंजन है, व्यंजन साउंड है ना, तो द साउंड का रिपीटिशन हो रहा है लगातार, तो ये हो गया अलिटरेशन। इसके बाद में कोई वॉवल आ रहा है कि जिसका चेंज हो रहा है, वॉवल नहीं आ रहा है, वाई 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 है, ई है, आई है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है। अगर ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद वॉवल आ रहा हो और हर वर्ड के बाद में जो वॉवल आ रहा है ना, वो उस वॉवल मतलब वॉवल वो बदल गया है, पिछले वर्ड से अलग वॉवल आया हो, तब तो वो कॉन्सोनेंस हो जाता है। देखो उदाहरण देता हूँ कॉन्सोनेंस का। कॉन्सोनेंस मतलब कॉल कंट्री, तो पहला शब्द क्या है? कै, तो क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो उस हिसाब से रिपीटेशन क्या हो रहा है? व्यंजन का रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, तो एलिट्रेशन होना चाहिए, परंतु नहीं, उसके तुरंत बाद क्या क्या तुरंत बाद क्या है? ए वॉवल और ओ वॉवल, और दोनों बदल गए हैं, तो वॉवल बदल गया है ना कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद में, तो ये हो गया कॉन्सोनेंस, ठीक है। असोनेंस, असोनेंस का मतलब होता है वॉवल्स का रिपीटेशन, नो सीजन नो नोज नॉर, तो ओ जो ओ वॉवल साउंड है ना, वो रिपीट हो रही है लगातार, ठीक है, तो ये असोनेंस है। मेटाफर, कंट्री आंट्स किसको बोलते हैं? फार्मर्स के लिए बोला गया है, तो ये मेटाफर है। मेटाफर मैंने पहले भी समझाया, मेटाफर मतलब आप जब किसी एक चीज की दूसरी चीज से तुलना करें, परंतु तुलना हो रही हो पर तुलना दिखती नहीं हो। देखो एक तो आप बोलते हो कि फार्मर्स को बोलो आप कि फार्मर्स कंट्री आंट के जैसे हैं, है ना, फार्मर्स चींटियों के जैसे हैं, मतलब एक तो आप बोलो कि फार्मर चींटियों के जैसे हैं, आप तुलना कर रहे हो, साफ साफ तुलना दिख रही है। एक आप बोल रहे हो कि भाई फार्मर्स ही चींटियां हैं, क्या है? फार्मर्स ही चींटियां हैं, तो वो बात क्या हो गई? वो बात हो गई कि आप तुलना भी कर रहे हो परंतु तुलना नजर नहीं आ रही, आप उनको सीधे सीधे बोल रहे हो कि फार्मर चींटियां हैं। तो उसी तरह से ये बोल रहा है कंट्री आंट, यानी देश की चींटियां, यानी गांव की चींटियां कौन होती है? फार्मर्स होते हैं। तुलना हो रही है, क्यों होती है? क्योंकि वो फार्मर्स भी उतने मेहनती होते हैं जैसे चींटियां होती हैं। ये तुलना हो रही है परंतु तुलना दिख नहीं रही, है ना, सीधी सीधी संज्ञा दे दी, फार्मर्स को चींटियों की संज्ञा दे दी, सीधी सीधी तुलना नहीं की, परंतु तुलना हो रही है पर छिपी हुई है, ठीक है। तो ये मेटाफर है। रिटोरिकल क्वेश्चन, और अगर तुलना दिख रही होती है तो क्या होता है? सिमिली होता है, याद है ना, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी इस पे, वो देख लेना, चैनल पर पड़ेगी, है ना। रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक्चुअल में क्वेश्चन होता ही नहीं है, वो सिर्फ लैंग्वेज को इस तरह से प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है परंतु क्वेश्चन होता नहीं है। मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन रन, वो बोल रहा है कि तुम्हारे हिसाब से सीजन्स चलेंगे क्या? एक्चुअल में बोलना यही चाह रहा है लवर, मतलब जो पोएट है, कि तुम्हारे हिसाब से सीजन नहीं चलेंगे, तुम्हें मान के चल रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से मौसम मतलब लवर्स की जो ऋतु है वो बदलती रहेंगी, तुम जैसे चाहोगे वो जगेंगे, तुम जैसे चाहोगे सोएंगे, जैसे तुम जैसे चाहोगे वो प्रेम करेंगे, तुम जैसे चाहोगे वो प्रेम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। लवर्स के सीजन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, वो बोलना यही चाह रहा है, परंतु प्रेजेंट कैसे किया गया है? जैसे सूरज से क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारे हिसाब से सीजन चलेंगे, तो एक्चुअल में बोलना ही चाह रहा है कि तुम्हारे हिसाब से सीजन नहीं चलेंगे। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, लैंग्वेज को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि ऐसा लगेगा क्वेश्चन है परंतु वो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसी में आंसर होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन है और मतलब उसके बाद में तुरंत मतलब पोइट खुद ही आंसर देता है? पोइट आंसर नहीं देता है एक्चुअल में, है ना, पोएम में रिटोरिकल क्वेश्चन आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन पूछी गई है, ये लाइन एक क्वेश्चन ना होके एक स्टेटमेंट, इस तरह का स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर अर्थ भी, आंसर भी उसी में ही है एक तरीके से। पॉलीसिंडेटॉन, पॉलीसिंडेटॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जिनका रिपीटेशन होता है, जैसे अपने पोएम में नॉर का रिपीटेशन हुआ है, नॉर क्लाइम नॉर आर्स, तो नॉर का रिपीटेशन हो रहा है ना, कंजक्शन है नॉर, तो इसको बोलते हैं पॉलीसिंडेटॉन। इसके अलावा नॉर के अलावा और एक दो वर्ड और होते हैं, एंड, है ना, एंड और इनका भी रिपीटेशन हो तो भी पॉलीसिंडेटॉन ही कहलाएगा, ठीक है। हाइपरबली, हाइपरबली एक लाइन है से इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड द आइन, तो सूरज से मतलब वो पोइट बोल रहा है कि मेरी प्रेमिका की आंखों को देख के तुम अगर चौंधिया नहीं गए हो। अब सीधी सी बात है कि प्रेमिका की आंखें इतनी चमकदार हैं कि सूरज चौंधिया जाए, है ना, तो वही चीज के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर हाइपरबली, अतिशयोक्ति इस्तेमाल की गई है कि सूरज जो खुद दुनिया में इतना ज्यादा चमकता है, रोशनी देता है, उसको बोल रहा है कि मेरी प्रेमिका की आंखों से अगर तुम चौंधिया नहीं गए हो, तो यानी संभावना है कि तुम
चकाचौंध हो गए हो उसकी आंखों से, उसकी आंखों के शाइनिंग से। तो ये हाइपरबोली है। हाइपरबोली मतलब चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, ठीक है। अब आते हैं मेटाफिजिकल पोएम, अगला पॉइंट जो है ना अपना मेटाफिजिकल पोएम। तो देखो मेटाफिजिकल पोएम के हिसाब से, क्योंकि डन जो है मास्टर है मेटाफिजिकल पोएम से, क्या है, मास्टर है। और आप बोल सकते हो कि उनकी तो मतलब मेटाफिजिकल एलिमेंट्स उनकी पोएम में मिलते ही मिलते हैं। तो इस पोएम में मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ी जटिलता। पोएम सिंपल सिंपल जैसे दिखाई लिखी गई है वैसी है नहीं। एब्रप्ट इंटेलेक्चुअल टोन, बहुत बौद्धिक चीजें बोली गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल वो लवर्स की बात कर रहा है, उसने तुलना की गई है, बहुत दूर दूर की चीजों की आपस में तुलना की है। बौद्धिकता को शो किया गया है, बहुत फार फेच्ड आइडियाज को मिला दिया है। यानी दो ऐसे आइडिया जिनका मतलब आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती यार, इनको भी उनके इनके बीच में कौन कौन समानता निकालेगा। उदाहरण के तौर पे लवर का बेडरूम और पूरा वर्ल्ड। अब यार पूरा वर्ल्ड एक डिफरेंट चीज है, लवर का बेडरूम एक छोटी सी अलग चीज है, क्या इनके बीच में कोई समानता निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती, परंतु पोएट ने निकाली है। लवर के बेडरूम को ही पूरा संसार का ही छोटा रूप दिखा दिया है। तो इस तरह के जो फार फेच्ड आइडिया, दूर दराज के आइडिया या थॉट्स, उनको भी, उनमें भी समानता निकाल के उनको अपनी पोएट्री में इमेजरी के द्वारा इस्तेमाल कर, इमेजरी से मतलब इस तरह से दिखाना कि भाई इनमें भी समानता लाई जा सकती है। तो ऐसी चीजों को मतलब ये मेटाफिजिकल पोएम के आप बोल सकते हो, इसको मेटाफिजिकल कंसीट बोलते हैं, और ये मेटाफिजिकल पोएम का हिस्सा होता है। जो इस तरह के दूर के आइडियाज होते हैं ना, उनमें भी समानता लाके दिखा देना, ये मेटाफिजिकल कंसीट कहलाती है। कल मैंने आपको बताया था पोएम पढ़ाते हो, ठीक है। तो इसमें जो इमेजरी इस्तेमाल हुई है, रिवोल्यूशन ऑफ सन, कि सूरज किस तरह चक्कर काटता है, पूरे अर्थ के चक्कर काटता है ना, वो इमेजरी इस्तेमाल की गई कि उसी तरह से उसे लवर्स के बेडरूम के चक्कर काटना चाहिए। तो पूरी दुनिया को वो जो काम वो अर्थ के चक्कर काट के कर लेता है, वो काम उसके लवर के बेडरूम के चक्कर काटने से हो जाएगा। ये पोएम में बताया गया है। तो एक तरह से इस इमेजरी को इस्तेमाल करके उसने दो आइडियाज, लवर का बेडरूम और होल वर्ल्ड, इन दोनों को मर्ज कर दिया है, मिला दिया है। तो मेटाफिजिकल पोएम में जटिलता मिलेगी आपको, इंटेलेक्चुअल टोन मिलेगी, बहुत दूर दराज के आइडियाओं को मिक्स करके, मर्ज करके उनमें समानता लाई जाएगी, इसको मेटाफिजिकल कंसीट बोलते हैं, ये मिलेगा, है ना। एब्रप्ट स्टार्टिंग भी मिलेगी, यानी अचानक स्टार्टिंग, पोएम की स्टार्टिंग ऐसी हो रही है कि अचानक पता ही नहीं चला, कोई सिर पैर कहीं है क्या हुआ, अचानक ही पता चला कि स्टार्ट कर दिया है। जैसे इसमें इस्तेमाल, इसमें पोएम शुरू नहीं हुई थी क्या, बिजी ओल्ड फूल करके स्टार्ट किया था, है ना। पोएम की स्टार्टिंग में कल हमने पढ़ी थी ना, कहाँ थी, हाँ देखो, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन करके सीधा सीधा स्टेटमेंट पे आ गया, मतलब सीधे ही गाली देने लगे सूरज को, ठीक है। तो वो चीज हो गई। अब मेटाफिजिकल पोएम, अब है बोल्ड थॉट्स बाय पोएट। तो पोएट के द्वारा बोल्ड थॉट्स दिए देखे, देखो ऐसा है, वो सूरज को डांट रहा है, स्कोल्ड कर रहा है कि भाई तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो ना ये। तो वो उसे डांट रहा है, और किस तरह डांट रहा है, एक बच्चे की तरह डांट रहा है, जैसे सूरज कोई बच्चा हो। अब पोएम में इसको पोएट कर देना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है कि पोएट ने, मैं वैसे जो पीडीएफ अपलोड करूंगा नोट्स की, उसमें करेक्ट कर दूंगा। तो पोएट ने क्या किया, बहुत ही हार्श और डिसरिस्पेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल किए हैं, जैसे बिजी ओल्ड फूल, सॉसी पेडेंटिक रैच, किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, सूरज के लिए। और बाद में लेकिन पोएट क्या है, अपना एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट कर लेता है और सूरज से बोलता है, चलो तुम्हारी उम्र है ना, उसको देखते हुए मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ कि तुम हमारे बेडरूम में रहो, यहीं चक्कर काटते रहो, तुम्हारी ड्यूटीज भी हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो बेडरूम है पूरे संसार को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे रोशनी डालोगे तो पूरे संसार को रोशनी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये बोल्ड थॉट है कि भाई कोई आपको अपने बेडरूम, यानी बेडरूम के अंदर इन्वाइट कर रहा है कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, तो सूरज को बेडरूम के अंदर इन्वाइट कर रहा है, तो बोल्ड थॉट हो गया ना, वो भी मेडिवल टाइम्स के हिसाब से, उस वक्त के समय हिसाब से, ठीक है। और दूसरा, एक सूरज जैसे मतलब नेचुरल पावरफुल एलिमेंट को इधर गालियां देके संबोधित कर रहा है, ये भी बोल्ड थॉट है, ठीक है। मेडिवल एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी, उस दौरान की एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी क्या थी, देखो उस वक्त ऐसा था कि दुनिया में ऐसा मानते थे सूरज जो मतलब जो पृथ्वी है ना, वो हमारे जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसका केंद्र है, और सूरज जो है ना उसके चक्कर काटता रहता है। ये विचार था कि पृथ्वी को दुनिया का केंद्र माना जाता था, और बोलते थे सूरज चक्कर काटता है। उसी चीज को इस पोएम में भी दिखाया गया है, जिस तरह से वो दिखा रहे हैं ना कि पृथ्वी के चक्कर सूरज काटता है, उसे पृथ्वी की जगह लवर की बेडरूम के चक्कर काटना शुरू कर देना चाहिए, है ना। तो ये एक्चुअल में क्यों बोल रहा है ऐसा राइटर, क्योंकि उस वक्त एक थ्योरी चल रही थी, उस वक्त तक यही माना जाता था कि पृथ्वी दुनिया का केंद्र है और सूरज हमारे चक्कर काटता है। पर एक्चुअल में बाद में रिवील हुआ कि सूरज सोलर सिस्टम का केंद्र है और हम लोग चक्कर काट रहे हैं उसके। तो उस वक्त की मेडिवल एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी भी दिखाई गई है पोएम के अंदर। और हाँ, इसमें एक पॉइंट और डल सकता है, अभी मेरी तरफ से मैंने इस बार शायद मैं मिस कर गया हूँ, पर तो मैं समझा देता हूँ उसको। वो है आपका स्टेंजा और राइम स्कीम। देखो राइम स्कीम कैसे देखते हैं हम लोग, मैं नोट्स में तो लिख दूंगा राइम स्कीम को, परंतु यहाँ समझा देता हूँ। ऐसा होता है कि आखिरी शब्द को आप देखो, वो लाइन के
आखिरी शब्द को देखो, सन, फिर आगे 10, फिर अस और फिर रन। तो क्या सन और 10 आपस में इनकी तुकबंदी बैठ रही है, सन और 10 की? नहीं बैठ रही। क्या सन की अस से बैठ रही है? नहीं बैठ रही। सन की किससे बैठ रही है? रन से। तो सन को हम देंगे ए, तो रन को भी देंगे ए, क्योंकि दोनों की तुकबंदी बैठ रही है। 10 और अस इसकी बैठ रही है, तो इसको बी देंगे और इसको बी देंगे। तो ए बी बी ए, ये वाली राइम स्कीम यूज हो रही है ना। इस तरह से आगे देखो, आगे कैसे है, चाइल्ड प्रिटेंसेस, राइड ऑफिसेस। अब चाइल्ड इसको सी देंगे, प्रिटेंसेस को डी देंगे, राइड को सी देंगे, ऑफिसेस को डी देंगे, क्योंकि चाइल्ड की राइड से और प्रिटेंसेस की ऑफिसेस से। तो ये सी डी सी डी। अब क्लाइम और टाइम, ये लास्ट में एक दोहे की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो ये ई और ई। नहीं नहीं नहीं, चाइल्ड राइड क्लाइम टाइम, हाँ सही है, क्लाइम और टाइम सही है, ई। तो इस पूरे स्टेंजा का राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी बी ए सी डी सी डी ई और ई, ये राइम स्कीम हो गई। और इसी तरह की राइम स्कीम उसने बाकी वाली सेकंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा में भी इस्तेमाल की गई है, सेम राइम स्कीम। तो आपको एक राइम स्कीम लिखने, एक स्टेंजा की राइम स्कीम दिखा दो कि ए बी बी ए सी डी ई इस्तेमाल की गई है पोएम में, ठीक है। और स्टेंजा 3 स्टेंजा है पोएम के अंदर, 3 स्टेंजा है, और हर स्टेंजा में 4 4 8 9 10 लाइन है, 10 लाइन का एक स्टेंजा है, ऐसे 3 स्टेंजा है और राइम स्कीम ये है, ठीक है। ये नोट्स में लिख दूंगा समझाने के लिए, मैंने यहाँ समझा दिया है क्योंकि मैंने शायद यहाँ लिखना भूल गया था, ठीक है। और कंक्लूजन तो ये हो जाएगा कि ये एक लव पोएम है, जॉन डन के द्वारा लिखी गई टिपिकल लव पोएम, जैसे कि वो अक्सर लिखा करते हैं, मतलब उस टाइम पे लिखा करते थे। और उन्होंने लव की सुप्रीमेसी को दिखाया गया है, लव की सबसे महानता को दिखाया गया है पोएम में। उन्होंने एक तरह से लव की यूनिवर्सल इफेक्ट को दिखाया है कि लव का असर क्या होता है ना। और लव की पावर दिखाई है। उसने एक तरह सूरज को डांटने से शुरू करता है, बाद में उसको अपनी ड्यूटीज पे लगवा लेता है, भाई कि तुम ऐसा करो, हमारे चक्कर काट के अपनी ड्यूटीज निभा लो। इस तरीके से पोएम लिखी गई है। तो बच्चों ये अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन का एक तरह से छोटा फॉर्म हो गया। मैं अभी नोट्स की पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना जो नोट्स डालूंगा ना। उसमें जो चीज इसमें मिस्टेक होंगी या फिर जो छूट गया है ना, मैं उधर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो चीजें, जैसे कि समरी ऐड कर सकते हो, शॉर्ट समरी, क्रिटिकल नोट्स ऐड कर सकते हो किसी के, ठीक है। समरी हो गया, क्रिटिकल नोट्स हो गया, ये चीजें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, वीडियोस को शेयर करना दूसरे बच्चों के साथ ताकि वो भी फायदा उठा सके, उनको भी मदद मिल सके। ओके बाय बाय।